नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। तो कुश्ती का अखाड़ा छोड़कर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, क्या खबर, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज पूरी तरह से कांग्रेस में शामिल हो गए। बताते कांग्रेस शामिल होने से पहले उन्होंने अपने रेलवे का जो जॉब थी उसका इस्तीफा दिया, फिर ट्वीट एक्स पर उन्होंने साझा किया। बता दें मैंने खड़के से मुलाकात थी, वही भी कांग्रेस के अंदर वो शामिल हुई। बता दें कि विनेश फोगाट को हरियाणा से एक टिकट मिलने की संभावना है, क्योंकि बता दें कि अब उस रेस में विनेश फोगाट भी है जहाँ की अब विधानसभा के चुनावों में उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि ये चर्चाएं पहले भी हो चुकी थी। विनेश फोगाट को हरियाणा से कहीं न कहीं चुनाव जरूर लड़ाया जाएगा। तो आज जिस तरह से कांग्रेस का दामन थामा है विनेश फोगाट ने, क्योंकि खिलाड़ी ओलंपिक रही, विजेता रही, लगातार लंबे समय तक संघर्ष किया, लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस का दामन थामा है, लगता है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं ओलंपिक जो खिलाड़ी है कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लेकिन विनेश फोगाट का अभी जो जगह है चिन्हित किया है, कहां से उनको सीट दी जा सकती है, कहां से नहीं दी जाएगी, अभी सस्पेंस है। लेकिन उस लिस्ट में इनका नाम आ चुका है जहां से चुनाव लड़ा जा सकता है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 365 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। इस खबर पर विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी। मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का जो है गोरखपुर में आज दूसरा दिन है। उत्तर प्रदेश के मुखिया गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरे पे हैं। हम आपको बता दें कि आज दूसरे दिन जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया ने बाबा गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की, उसके बाद गौों की सेवा की। दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया और फटकार भी लगाई। वहीं फरियादियों के चेहरे खुल उठे। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जो है एक एक फरियादियों के पास जा कर के जो है फरियाद सुनी। वहीं हम आपको बता दें कि राजगिद्ध जटायु गाथा जो थी रामायण काल से ही सभी लोग जानते हैं, लेकिन पर्यावरण के खतरे के चलते जटायु वंशों की जो है अस्तित्व खत्म होती नजर आ रही थी। इसको मद्देनजर देखते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज ने जो है एशिया के पहले जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर के प्रभाव केंद्र कैंपियरगंज रेंज में निर्माण किया। हम आपको बता दें कि देश में नहीं एशिया में राजगिद्ध के संरक्षण के लिए गोरखपुर पर वन प्रभाव के कैंपियरगंज रेंज में स्थापित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया ने भी जो है प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा खुद लिया। गोरखपुर, अवनीश मणि, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमानतुल्लाह खान की ईडी वाली कस्टडी को 9 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने हमारे सहयोगी अजय चौहान। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सोमवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति में घोटाले को लेकर के ये गिरफ्तारी की गई थी, जिससे कि 13 करोड़ 40 लाख रुपए का ये मामला सामने आया है। बता दें कि वहीं पर 11 लोगों को भी साथ में गिरफ्तार किया गया है। अब आज राजौरी कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें कि ईडी ने 10 दिन की और रिमांड मांगे, लेकिन राजौरी कोर्ट के वकील जो जज है उन्होंने अभी इस मामले को सुरक्षित रखा गया, यानी आने वाले समय में अभी और अमानतुल्लाह खान को तो जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि अभी तक जो फैसला है सुरक्षित है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार अब ईडी को और कितने दिन की रिमांड मिलेगी, क्योंकि अमानतुल्लाह खान के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। क्योंकि 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति वो कहीं न कहीं उनका दुरुपयोग किया गया था। ऐसे में ईडी ने उन्हें पहले भी गिरफ्तार किया था, लेकिन आज जब सोमवार को गिरफ्तार किया तो पूरी दस्तावेज के साथ उन्हें गिरफ्तार किया था। और अब फिर आज उनकी जो 4 दिन की रिमांड थी वो समाप्त हो रही है, लेकिन आज उनको पेश किया गया था। लेकिन अभी तक ईडी की तरफ से जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो अभी सुरक्षित रखा, लेकिन ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। देखना होगा कि आखिरकार ईडी को और कितने दिन की रिमांड मिलेगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। और क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेंद्र मौर्य की मार्ग दुर्घटना में एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गई।
गनीमत रही कि गाड़ी में बैठे हुए 3 लोग बाल बाल बच गए। हालांकि पूरा मामला रायबरेली जिले के जगतपुर थाना क्षेत्र के ऊंचाहार प्रयागराज हाईवे का है, जहां योगेंद्र मौर्य अपने ससुराल पारी आए हुए थे और वो वापस प्रयागराज के लिए जा रहे थे, तभी देर शाम उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना पर स्थानीय लोगों की पहुंची डायल 112 की टीम ने मामूली रूप से घायल हुए लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज करने के बाद उनको दूसरे वाहन से प्रयागराज भेज दिया गया। हालांकि रायबरेली पुलिस का साफ तौर पर पूरे मामले में कहना है कि टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। तो वहीं कानपुर देहात में आपूर्ति विभाग के अधिकारी और किसान नेता के बीच जमकर मारपीट हुई है, लेकिन किस वजह से मारपीट हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है, बता रहे हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। आपूर्ति विभाग कार्यालय में बाबू और किसान नेता के बीच हुई जमकर मारपीट वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आपको बता दें, पूरा मामला रसूलाबाद तहसील परिसर का है, जहां पर आपूर्ति विभाग कार्यालय में किसान नेता अपने राशन कार्ड के कटे हुए नामों को बढ़वाने पहुंचे थे। इस बीच किसान नेता की बात का अनसुनी करते हुए अभद्रता की, जिसके बाद किसान नेता और आपूर्ति विभाग में तैनात बाबू अरुण सिंह के बीच विवाद शुरू हुआ और विवाद इस कदर बढ़ा कि वहां मारपीट तक होने लगी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में आप भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बाबू और किसान नेता आपस में भिड़े हुए हैं, जमकर लात घूंसे चल रहे हैं, जिसके बाद यह मामला उप जिलाधिकारी के पास भी पहुंचा है। किसान नेताओं ने लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए बाबू पर साफ तौर पर आरोप लगाए हैं। आरोपों में उन्होंने बताया है कि बाबू दलालों के माध्यम से रुपए लेकर नामों को काटने और बढ़वाने का काम करता है, लेकिन अगर कोई पीड़ित या किसान अपनी समस्या को लेकर पहुंचता है तो बाबू उसे अनदेखा करता है और उनके साथ अभद्रता करता है, जिसके चलते आज यह पूरा विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। तो वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आज भी लखनऊ में प्रदर्शन लगातार जारी है, और कब तक चलेगा यह प्रदर्शन और इस प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ पूरी अपडेट है, बता रहे हमारे सहयोगी रमन मिश्रा। 1000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर हाई कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद से 69,000 भर्ती के तमाम अभ्यर्थी पिछड़े समाज की राजनीति करने वाले तमाम नेताओं मंत्रियों के आवास और दफ्तरों पर जा रहे हैं और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके आवास का घेराव कर रहे हैं। इस अभियान में उन लोगों ने अपना दल कार्यालय को घेरा, उसके बाद में ओम प्रकाश राजभर के आवास को घेरा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास को भी घेरा। आज इसी तर्ज पर वह निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के सरकारी आवास पर पहुंचे और वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। अभ्यर्थियों का साफ कहना था कि ये लोग पिछले समाज की राजनीति करते हैं और दावा करते हैं कि वो पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाते हैं और इसीलिए उन्हें सत्ता में पद प्रतिष्ठा मिलता है। लेकिन जब आज पिछड़े और दलित सड़क पर हैं, जगह जगह वो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और उसके बावजूद जब हाई कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ गया है तो वह उनकी आवाज को सरकार के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि हाई कोर्ट ने 3 महीने में नई सूची बनाने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार चाहे तो कम से कम समय में सूची तैयार कर सकती है। लेकिन सरकार और कुछ अधिकारी ये चाह रहे हैं कि जितना भी डिले हो उसके चलते जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए और फिर इनकी नियुक्ति अधर में लटक जाए। हालांकि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आवास से बाहर नहीं आए, ऐसे में अभ्यर्थी वहां पर बैठे रहे और कुछ देर बाद में आश्वासन मिलने के बाद में वहां से चले गए। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। वहीं यूपी के बुलंदशहर में ड्रिंक ड्राइव और हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां इस हादसे में एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। बुलंदशहर में एक कार सवार ने बुआ भतीजी को टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर के गुलाबी थाना क्षेत्र हाईवे पर एक शराबी युवक ने कार से बुआ भतीजी को रौंद दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई
आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के सब कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में सीओ सिकंदराबाद का कहना है कि परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार सवार शराब के नशे में धुत था और तभी इसने बुआ भतीजी को गुलाबटी थाना क्षेत्र में रौंद दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने में लगी है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। शिक्षा के मंदिर में अश्लील हरकतें करने वाले शिक्षक पर शिक्षा विभाग ने 3 सदस्यीय टीम की गठित कर अब उस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन मामला क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। मैं शिक्षा के मंदिर में छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक पर जहां शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन की ओर से मुकदमा पंजीकृत कर दिया है, तो वहीं इस घटना होने के बाद प्रधानाचार्य का नया बयान सामने आया है। प्रधानाचार्य जो हैं परम कुटी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश चंद्र ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 1.5 साल पहले भी ऐसी ही घटना घटित हुई थी, जिसको विद्यालय के अंदर अश्लील चित्र ब्लैक बोर्ड पर बनाया गया था, जिस पर छात्राओं ने प्रधानाचार्य से शिकायत की थी और शिक्षक को प्रधानाचार्य द्वारा बहुत चेतावनी देते हुए वहीं मामले को रफा दफा कर दिया गया था। मगर अभी हाल ही में ही जो घटना हुई है, जिसको लेकर पूरे गांव ने हल्ला बोला था और उसके बाद शिक्षक पर कार्रवाई हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि शिक्षक जिस तरीके की उनकी कार्यशैली थी, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहे हैं। फिलहाल अब जो उनको जेल तो भेज दिया गया है, मगर जिस तरीके की इतना लंबे समय से जो स्कूल में जो चल रहा था, इस पर आखिर संज्ञान समय से ले लिया जाता तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई मैनपुरी से जो विद्यालय में नहीं होती। मैनपुरी से मुकेश कुमार, इंडिया वॉइस, मैनपुरी। वहीं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़ी मुहिम की शुरुआत की गई है। लेकिन ये मुहिम क्या है और पूरी खबर क्या है, बताने हमारे सहयोगी रमन मिश्रा। संशोधन बिल को लेकर जहां देश में विरोध चल रहा था और विरोध के चलते जेपीसी बनाई गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि इस विरोध को तय कर सके कि कितनी इस संशोधन बिल की डिमांड है और कितनी नहीं है। इसको लेकर अब मुस्लिम समाज ने विरोध करने का एक नया तरीका अपनाया है। आज जुमे की नमाज से पहले जो वहां पर बैठक होती है, उसमें मौलानाओं ने और इमाम ने अपने समाज के लोगों को ये कहा कि इसका विरोध किस तरीके से जताना है। ऐसे में मस्जिदों पर बार कोड लगाए गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने एक बार कोड जगह जगह पर लगाया है, जिसके चलते मुस्लिम समाज के लोग उस पर, इस संशोधन बिल पर अपना विरोध जता सकते हैं। मौलानाओं और इमामों का कहना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसका विरोध करेंगे, उसका ये बिल को संज्ञान में लेगी और उसके बाद में ये बिल वापस हो सकता है। हालांकि ये इस बिल को लेकर राजनीति पहले से ही गर्म थी, लेकिन अब जिस तरीके से अब इस मामले को एक नए तरीके से, टेक्निकल तरीके से पूरे देश में इसे जोड़ा गया है और विरोध का एक नया तरीका अपनाया गया, आपने चर्चा में है। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या कुछ कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। गठबंधन में लेकर फंसे पेज पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज संशय खत्म कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए वह इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन एक नया इतिहास रचेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन खासकर समाजवादी पार्टी का जोश पूरी तरह से दिखाई है। सपा जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इन तैयारियों के बीच जिस तरह से सीट
शेयरिंग को लेकर यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस से मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में 6, जम्मू कश्मीर में 7 और महाराष्ट्र में 12 सीटों का फैसला सपा प्रमुख कांग्रेस को भेजा था। सहयोगी संवाददाता यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। वहीं सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर अब सियासत हो रही है और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक। सुल्तानपुर में डकैती कांड में शामिल मंगेश यादव के एनकाउंटर में मौत होने के बाद राजनीति शुरू हो चुकी है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि यह एनकाउंटर फर्जी है और जात पात का आरोप लगाया है। वही सुल्तानपुर कांड का आरोपी मंगेश यादव जौनपुर के बक्सा क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। वही मंगेश यादव का शव आज जैसे पैतृक गांव पहुंचा तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की हुजूम देखने को मिली। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव अपने तमाम नेताओं के साथ मृतक के घर पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। वहीं मंगेश यादव के परिजनों ने जो है मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उनका बेटा निर्दोष है और बीते सोमवार को जो है 2 पुलिसकर्मी उनके बेटे को जो है घर से लेकर चले गए थे। वहीं कुछ ही घंटों के बाद जो है उन्हें मोबाइल पर सूचना मिली कि उनके बेटे का एनकाउंटर हो गया है। हालांकि जो है मंगेश यादव को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। लगातार जो है समाजवादी पार्टी जो है सरकार को घेरने का काम कर रही है। तो वहीं आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने फोन से जो है मृतक मंगेश यादव के परिजनों से बातचीत की है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। वहीं रायबरेली के एक सिपाही को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है, लेकिन क्यों, वजह क्या है इसके पीछे, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। योगी सरकार बनने के बाद लगातार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने के लिए जिम्मेदारों को निर्देश व आदेश जारी किए जा रहे हो, लेकिन आज भी रायबरेली जिले में इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के असर को कोई भी वरीयता नहीं दी जा रही, क्योंकि एक ऐसा मामला रायबरेली जिले में सामने आया जो पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस नीति को धता बता रहा है। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक सिपाही के द्वारा पूर्व प्रधान से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस खबर को इंडिया वॉइस के द्वारा प्रमुखता से चलाया गया, जिसके बाद पुलिस की किरकिरी होते देख रायबरेली एसपी अभिषेक अग्रवाल के द्वारा आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जब इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से खबर दिखाई तो पुलिस की किरकिरी हो रही थी और जिसको लेकर एसपी रायबरेली अभिषेक अग्रवाल के द्वारा आरोपी सिपाही जितेंद्र सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया गया और पूरे मामले की जांच सीओ डलमऊ को सौंप दी गई है। अब लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सीओ डलमऊ के द्वारा किस प्रकार से जांच की जाएगी, जांच में जो तथ्य हैं उस पर सही प्रकार से जांच की जाएगी या नहीं, क्योंकि ऐसे ही जांच लगातार पहले भी सामने देखने को मिले हैं जब आरोपियों को क्लीन चिट दे दी जाती है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। वहीं वाराणसी में महिला अधिवक्ता की हत्या के बाद अधिवक्ताओं में अब भारी आक्रोश देखने को मिला है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। कासगंज में महिला अधिवक्ता के बीते 2 सितंबर के हत्या होने के बाद अब तक पुलिस हत्यारों को खोजने में नाकाम साबित हुई है, जिसको लेकर के पूरे यूपी में अधिवक्ताओं में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसके तहत आज वाराणसी के जिला कलेक्ट्रेट पर अधिवक्ताओं के द्वारा सत्याग्रह करके विरोध दर्ज कराया गया। सत्याग्रह के दौरान बनारस बार एसोसिएशन के अलावा सेंट्रल बार के तमाम अधिवक्ता मौके पर मौजूद थे। अधिवक्ताओं ने यह आरोप लगाया कि कासगंज में महिला अधिवक्ता के बीते 2 सितंबर को हत्या की गई और अर्धनग्न अवस्था में जो है उसको शव को पाया गया। यह सीधा पश्चिम बंगाल में हुए जो दर्दनाक जो है हादसे महिला के साथ, जो डॉक्टर महिला के साथ जो हत्या की घटना की गई, सेम उससे भी भीषण जो है यह घटना बताई जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अब तक जो हत्यारों को खोजने में नाकाम साबित हुई है। सत्याग्रह के दौरान अधिवक्ताओं ने यह कहा है कि जो महिला अधिवक्ता के परिजनों को मुआवजा दी जाए, मुआवजा के साथ ही हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी करके बड़ी कार्रवाई की जाए। अगर बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे अधिवक्ता मिलकर के बड़े सत्याग्रह के आंदोलन के बाद यह आंदोलन बड़ा रूप लेगा और पूरे यूपी में हम बड़ी हड़ताल कर बड़ी जो है हड़तालों के विरोध दर्ज कराने की तैयारी करेंगे। वाराणसी से धर्मेंद्र।
अगली खबर की ओर, सहरामऊ के ग्राम जादवपुर में किसी अज्ञात जीव के हमला करने से 2 बच्चे घायल हो गए। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अमित पाल। बताते हैं कि आपको जैसे कि बताते चले, पीलीभीत में वन जीवों का जो आतंक जारी है। कई बार कई घटना के अंजाम दे चुके हैं, जैसे बाघ भी हो गए, कई प्रकार के जानवर जो वन के जंगल के किनारे गांव रहते हैं उनमें कई प्रकार की जो है कि घटनाओं का अंजाम दे चुके हैं। जैसे ही आपको बता दें, सहरामऊ क्षेत्र से, एक ग्रामीण क्षेत्र से मामला निकल के आया कि किसी वन्य जीव ने 2 बच्चों को घायल कर दिया है, क्योंकि वो अपने दरवाजे पे खेल लेते, किसी खेल 6 बजे के टाइम खेल लेते, गन्ने से अचानक निकल करके दोनों बच्चों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे कि अधिक जख्मी हो गए और जिसके बाद में पूरनपुर उपचार केंद्र में भर्ती कराया गया। आपको बता दें जैसे बाहर खेलने थे, हमला किया, उसके भाई ने भी बचाने की कोशिश की, उसके भी वन्य जीव ने हमला कर दिया, जिसके बाद में पूरनपुर समुदाय केंद्र में लेकर के डॉक्टरों ने इलाज करके घर वापस भेज दिया। अब देखना ये कि वन्य जीव लोग जैसे कि वन्य अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं और इसके बाद क्या एक्शन लेते हैं। पीलीभीत में आए दिन जो है कि वन्य जीव की घटनाएं घटती रहती है, आए दिन शिकार होते चले जा रहे हैं, लोग जानों के साथ में खिलवाड़ होता चला जा रहा है। और अब देखना ये कि वन्य अधिकारी लोग क्या कार्रवाई करते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद दलित वोट बैंक खिसकने के बाद बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से चौकन्नी हो गई है। और बीएसपी का यानी बहुजन समाज पार्टी की अगली रणनीति क्या है दलित वोट बैंक को लेकर, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। दलित प्रेम से बहुजन समाजवादी पार्टी चौकन्नी हो गई है और अपने काडर वोट को पार्टी में एक बार फिर से लाने की कवायद बसपा प्रमुख मायावती ने शुरू कर दिया है। फिलहाल अगर कांग्रेस अपने मंसूबे में कामयाब हुई तो एक तरफ जहां बसपा का नुकसान हो सकता है, वहीं समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी दलितों के वोट बैंक के सहारे अपनी सियासत आगे बढ़ाने का मन बना चुकी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बसपा को बड़ा झटका लगा था। वजह यह थी कि बसपा का दलित वोट बैंक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर गया था। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।